नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके अंदर आइडियाज तो बहुत हैं, आप कुछ कमाल का बनाना चाहते हैं, शायद एक किताब लिखना, कोई पेंटिंग बनाना, अपना म्यूजिक बनाना या कोई नया बिजनेस शुरू करना, लेकिन आप शुरू ही नहीं कर पाते, या शायद आप शुरू तो करते हैं पर बीच में ही अटक जाते हैं। वो डर कि क्या मैं काफी अच्छा हूं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। ये डर आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। या फिर आप सोचते हैं कि क्रिएटिविटी तो बस कुछ लकी लोगों के पास होती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सीखा जा सके। अगर इनमें से कोई भी बात आपको अपनी सी लग रही है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो छोड़ के मत जाना। आज हम एक कमाल की किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी बाय ब्रायन कॉलिंस। ये किताब सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन आदतों, डर पर जीत पाने के तरीकों और अपनी जिंदगी बदलने के प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में है, जो आपकी अंदर छुपी क्रिएटिव जीनियस को बाहर लाने में मदद करेंगे। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होंगे, एक और सेल्फ हेल्प किताब, लेकिन रुकिए। ब्रायन कॉलिंस की कहानी खुद में एक इंस्पिरेशन है। चैप्टर 1, जिसका नाम है द मिरर, में वो बताते हैं कि कैसे अपने 30th बर्थडे की सुबह एक भयानक हैंगओवर के साथ उन्होंने शीशे में खुद को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वो एक फेलियर हैं। सालों से वो राइटर बनना चाहते थे, लेकिन डर की वजह से कभी कोशिश ही नहीं की। वो बस दूसरों के आइडियाज इकट्ठे करते रहे, पर उन्हें कभी अमल में नहीं लाए, और यहीं से इस किताब का जन्म होता है। ब्रायन ने महसूस किया कि उन्हें अपनी पट्टियां बदलनी होंगी, जैसे एक झेब्रा अपनी धारियां बदलता है। उन्हें अपने डर का सामना करना था और छोटे, लगातार कदमों से शुरुआत करनी थी। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के डर का सामना करने और अपनी क्रिएटिव जर्नी शुरू करने के लिए? चलिए इस किताब के पावरफुल लेसन्स को एक एक करके समझते हैं। पार्ट 1, इंस्पिरेशन का इंतजार मत करो, उसे बनाओ। आधार तैयार करना। अक्सर हम सोचते हैं कि महान आइडियाज किसी बिजली की तरह अचानक कौंधते हैं। हम इंस्पिरेशन के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन ये किताब इस मिथ को तोड़ती है। याद है द बीटल्स का गाना यस्टरडे? पॉल मैकार्टनी बताते हैं कि ये गाना उन्हें एक सपने में आया था। कमाल है ना? या फिर मशहूर पेंटर सल्वाडोर दाली को लीजिए। वो अजीबोगरीब तरीकों से अपने सपनों को इन्फ्लुएंस करते थे और दोपहर में भी एक छोटी झपकी लेते थे, हाथ में चाबी लटकाकर, ताकि जैसे ही वो गहरी नींद में जाएं, चाबी गिरे और वो उठकर उसी ड्रीम लाइक स्टेट में पेंटिंग शुरू कर सकें। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमें बस सोना है और इंस्पिरेशन का इंतजार करना है? बिल्कुल नहीं। ब्रायन बताते हैं कि मैकार्टनी और डाली जैसे मास्टर्स इंस्पिरेशन को पहचान पाए और उस पर काम कर पाए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही घंटों मेहनत की थी। उन्होंने अपनी जमीन तैयार कर रखी थी। उन्होंने अपने क्राफ्ट के टूल्स को मास्टर कर लिया था। तो पहला बड़ा लेसन है, क्रिएटिविटी इंतजार करने से नहीं, तैयारी और अच्छी आदतों से आती है। अब सवाल है, ये आदतें कैसे बनाएं? किताब कुछ कमाल के तरीके बताती है। गैर जरूरी चीजों को हटाओ, सैक्रिफाइस द नॉन एसेंशियल्स। अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको समय निकालना होगा। क्या आप टीवी, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना कम करने को तैयार हैं? आपको अपने फ्री टाइम का कुछ हिस्सा अकेले अपने आइडियाज के साथ बिताना होगा। ये बलिदान जरूरी है मोमेंटम बनाने के लिए। अपने माहौल को साधो, टेम योर एनवायरनमेंट। जब आप नई क्रिएटिव आदत बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग विरोध करेगा। इसलिए अपने काम करने की जगह, ऑफिस, स्टूडियो को ऐसा बनाएं जहां डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हों। टीवी हटा दें, हो सके तो इंटरनेट एक्सेस भी बंद कर दें जब आप काम कर रहे हों। अपनी जगह पर ऐसी चीजें रखें जो आपको आपके काम की याद दिलाएं। रात को ही अगले दिन क्या करना है उसके नोट्स बनाकर रखें। धीरे धीरे शुरुआत करो, ईज योरसेल्फ इनटू इट। काम शुरू करना आसान बनाएं। अगर आप किताब लिख रहे हैं तो रात को ही कंप्यूटर पर चैप्टर खोलकर रखें, हेडफोन्स लगा लें, अपना राइटिंग म्यूजिक तैयार रखें। सुबह उठते ही आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है, आप बस शुरू कर सकते हैं। आप पिछले दिन के काम को 10-15 मिनट रिव्यू करके भी वार्म अप कर सकते हैं। जगह बनाओ, क्रिएट स्पेस। काम खत्म होने के बाद अपनी जगह को साफ करें, अपने नोट्स फाइल करें,
चीजें ऑर्गेनाइज करें। जैसे एक कारीगर अपने औजार संभाल कर रखता है, वैसे ही अपने क्रिएटिव स्पेस को रीसेट करें। अगले दिन के लिए जरूरी चीजें पहले से निकाल कर रखें। एफिशिएंट बनो, बिकम मोर एफिशिएंट। अपने टूल्स और सप्लाईज को ऑर्गेनाइज रखें ताकि उन्हें ढूंढने में समय बर्बाद ना हो। आपको जो भी चाहिए, पेन, पेंसिल, किताबें, नोट्स, वो आसानी से मिल जाना चाहिए। इफेक्टिव बनो, बिकम मोर इफेक्टिव। अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए डेडलाइन तय करें। कैलेंडर में समय ब्लॉक करें। हफ्ते या महीने के अंत में रिव्यू करें कि आप कितना प्रोग्रेस कर पाए हैं। क्या आप अपने गोल्स पूरे कर रहे हैं? अगर नहीं, तो रुकावटें क्या हैं और उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? खुद को आगे बढ़ाओ, नज योरसेल्फ अलोंग। अगर आज आप 1 घंटा नहीं लिख सकते तो 15 मिनट लिखें। अगर सुबह एनर्जी कम है तो सिर्फ 5 मिनट कोशिश करें। अगर किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू रिक्वेस्ट्स भेजने में डर लग रहा है तो सिर्फ ईमेल ड्राफ्ट करें और एड्रेसेस इकट्ठे करें। रोज छोटा सा कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को फीड करो। फीड योर सबकॉन्शियस। सोने से पहले उस दिन आपने जिस चीज पर काम किया उसका थोड़ा हिस्सा पढ़ें या देखें। उस आइडिया को कुछ सेकंड के लिए अपने दिमाग में रखें। इससे आपका सबकॉन्शियस दिमाग रात भर उस पर काम करता रहेगा। सुबह उठकर याद करने की कोशिश करें कि आपने क्या सपना देखा और उसे लिख लें। खुद को इनाम दो। रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप कोई छोटा लक्ष्य जैसे वर्ड काउंट पूरा करना या रूटीन बनाए रखना हासिल करें तो खुद को इनाम दें। म्यूजियम जाएं, पार्क में घूमें, दोस्तों के साथ बाहर जाएं। इससे आपके दिमाग में क्रिएटिव रूटीन और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के बीच एक कनेक्शन बनेगा। अपने आइडियाज के प्रति कमिटेड रहो। कमिट टू योर आइडियाज। रोज काम करने से आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलता है कि आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं। जैसे एक रनर ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग करता है, वैसे ही आप रोजाना प्रैक्टिस करके अपने माइंड और बॉडी को क्रिएटिव काम के लिए तैयार करते हैं। फिर जब इंस्पिरेशन आएगी तो आप उसे पहचानने और उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल मैककार्टनी और डाली की तरह। ये आदतें आपकी क्रिएटिव जर्नी की नींव हैं। लेकिन सिर्फ आदतें ही काफी नहीं हैं। आपको एक दिशा की भी जरूरत है। पार्ट 2। अपनी जड़ों को पहचानो और रास्ता बनाओ। दिशा और विकास। क्या आप जानते हैं कि आप असल में क्या बनाना चाहते हैं? आप किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हैं? जिंदगी हमें नदी की तरह बहा कर ले जाती है। कभी चट्टानों से टकराती है, कभी धीमी धारा में फंसा देती है। अगर आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप बस बहते रहेंगे। ब्रायन कॉलिंस कहते हैं कि हमें नदी में एक पतवार, रडर डालनी होगी। हम धारा को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी नाव को सही दिशा में जरूर ले जा सकते हैं। और ये पतवार है आपका गाइडिंग पर्पस या पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। आपकी दिशा। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट क्यों और कैसे? ब्रायन अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे वो एक नौकरी खोने के बाद दिशाहीन महसूस कर रहे थे। उन्हें पता था कि वो लिखना चाहते हैं, पर यह नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस या कुछ और। उन्होंने पाया कि जो लोग अपने काम में खुश और सफल होते हैं, उनके पास अक्सर एक गाइडिंग पर्पस होता है, एक कोड होता है जिसके हिसाब से वो जीते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चीज मोटिवेट करती है। तो आप अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं? किताब 6 स्टेप्स बताती है। स्टेप 1, अपनी जिंदगी का नक्शा बनाओ। मैप योर लाइफ। एक कागज पर अपनी जिंदगी के मुख्य थीम्स लिखें। रिश्ते, करियर, सेहत, पैसा, शिक्षा, परिवार आदि। हर थीम में अपनी कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अब तक की उपलब्धियों को लिखें। फिर अपनी भूमिकाएं, रोल्स लिखें। पति पत्नी, माता पिता, कर्मचारी, छात्र, भाई बहन आदि। हर रोल में अपने लक्ष्य, विश्वास, सिद्धांत, प्रोग्रेस और चिंताएं लिखें। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस वो लिखें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपको रात को जगाए रखता है। स्टेप 2, बाहरी संसाधनों से प्रेरणा लें। ड्रॉ ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज। किताबों, बातों, जगहों, म्यूजिक, आर्ट या लोगों से मिले क्वोट्स, इंफॉर्मेशन और लेसन्स इकट्ठे करें जो आपको इंस्पायर करते हैं। सोचें कि कौन सी चीज आपको सुबह बिस्तर से उठाती है। आप क्या करना चाहेंगे अगर आपने लॉटरी जीत ली हो? अपने क्रिएटिव रोल मॉडल्स को देखें,
उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, समझें कि उन्हें क्या चीज़ ड्राइव करती है। दूसरों के मिशन स्टेटमेंट्स पढ़ें। जर्नल लिखना भी बहुत मददगार हो सकता है। स्टेप 3, स्पष्ट करने वाले सवाल पूछें। आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। खुद से गहरे सवाल पूछें, जैसे मैं सबसे अच्छा बुरा कब होता हूं, एक माता पिता, कर्मचारी, कलाकार आदि के रूप में। मेरी नेचुरल टैलेंट्स क्या हैं, मेरे लिए काम घर में क्या जरूरी है, कौन सी चीज मुझे एनर्जी देती है और कौन सी चीज मुझे उदासीन, एपैथेटिक बनाती है। मेरा पैशन क्या है, कौन मुझे इंस्पायर करता है, किन मूल्यों, वैल्यूज पर मैं समझौता नहीं कर सकता। मैंने अब तक क्या गलतियां की हैं और उन्हें दोहराने से कैसे बच सकता हूं। इन सवालों के जवाब जर्नल में लिखें या माइंड मैप बनाएं। स्टेप 4, बड़े कैनवास पर विचार करें। कंसिडर द वाइडर कैनवस। सोचें कि आप अगले 12 महीनों, 5 साल या 10 सालों में कहां और कौन बनना चाहेंगे। अगर आपके पास असीमित समय, पैसा और रिसोर्सेज हों तो आप क्या बनाएंगे। अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में ऐसे प्रोजेक्ट्स पहचानें जो इन सपनों को पूरा करने में मदद करें। बड़ा सोचें, फिर विचार करें कि ये प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों को कैसे प्रभावित करेगा। क्या समझौते करने होंगे, क्या बाधाएं आएंगी, क्या आप अपने क्रिएटिव गोल्स और पर्सनल वैल्यूज को बैलेंस कर सकते हैं। स्टेप 5, सब कुछ एक साथ लाएं। ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। सारी इंफॉर्मेशन को एक डॉक्यूमेंट में इकट्ठा करें। अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वैल्यूज, गोल्स और सपनों को कुछ सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स में बदलें। मेरा मानना है, मैं सबसे खुश तब होता हूं जब मैं इसके लिए खड़ा हूं। मैं सबसे अच्छा तब होता हूं जब, जैसे वाक्यों से शुरू कर सकते हैं। अगर अटके हुए महसूस करें तो सोचें कि आप चाहेंगे कि लोग आपकी 90वीं बर्थडे पार्टी या फ्यूनरल पर आपके बारे में क्या कहें। ये एक मंत्र, मोटो या एक लंबा लेख हो सकता है जिसे आप नियमित रूप से पढ़ें। ब्रायन कॉलिंस ने अपना मिशन स्टेटमेंट भी शेयर किया है, जो लिखने और शून्य से कुछ बनाने, अपने बच्चों को सिखाने, संतुलन बनाने, सहानुभूति रखने और लगातार सीखने पर फोकस करता है। स्टेप 6, अपने मिशन स्टेटमेंट को अमल में लाएं। अब आपके पास एक वर्किंग पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है। इसे दीवार पर लगाएं, ड्रॉअर में रखें या अपने परिवार के लिए भी एक बनाएं। अब इसके आधार पर अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए गोल्स सेट करना शुरू करें और एक्शन लें। महीने में एक बार इसे रिव्यू और अपडेट करें। यह मिशन स्टेटमेंट आपकी पतवार है। जब मुश्किलें आएंगी तो ये आपको रास्ता दिखाएगा। पार्ट 3, अपने क्राफ्ट और ऑडियंस की मांग को समझें। सिर्फ पर्पस होना ही काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि आपका काम और आपके दर्शक, ऑडियंस, आपसे क्या चाहते हैं। ब्रायन हमें थॉमस एडिसन के नमक टेस्ट की कहानी बताते हैं। एडिसन किसी को नौकरी पर रखने से पहले उसे खाने पर ले जाते थे और सूप देते थे। अगर कैंडिडेट बिना चखे ही सूप में नमक डाल देता तो एडिसन उसे नौकरी नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो मानता था कि ऐसा व्यक्ति बिना जांचे परखे असम्पशंस बना लेता है। क्रिएटिविटी में असम्पशंस खतरनाक हो सकते हैं। हम घंटों, महीनों या सालों तक कुछ बनाते रह सकते हैं, ये मानकर कि लोगों को ये पसंद आएगा, और अंत में पता चले कि कोई इसे चाहता ही नहीं। तो उपाय क्या है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP का कॉन्सेप्ट अपनाएं। MVP क्या है? ये आपके प्रोडक्ट या क्रिएटिव आइडिया का एक ऐसा वर्जन है जिसे बनाने में कम से कम एफर्ट लगे, लेकिन जिससे आप अपने ऑडियंस से मैक्सिमम वैलिडेटेड लर्निंग हासिल कर सकें। उदाहरण, ड्रॉपबॉक्स के फाउंडर ड्रू ह्यूस्टन ने पूरा फाइल शेयरिंग ऐप बनाने से पहले एक छोटा 3 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें दिखाया गया कि ये ऐप कैसे काम करेगा, और लोगों को साइन अप करने के लिए कहा। हजारों लोगों ने साइन अप किया, जिससे ह्यूस्टन को पता चल गया कि लोग ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं। इससे उन्होंने बेकार फीचर्स पर समय और पैसा बर्बाद करने से बचा लिया। आप कैसे इस्तेमाल करें? अगर आप लेखक हैं तो अपनी किताब के शुरुआती चैप्टर्स कुछ बेटा रीडर्स को दें और फीडबैक मांगें। उनसे पूछें कि क्या वो प्री ऑर्डर करेंगे। अगर आप म्यूजिशियन हैं तो अपने कुछ गाने सोशल मीडिया पर डालें या अनजान लोगों के सामने परफॉर्म करें। देखें क्या काम करता है, क्या नहीं। बॉब डिलन आज भी अपने गानों को ऑडियंस के सामने बदलते रहते हैं। अगर आप पेंटर हैं
तो अपने काम को भरोसेमंद साथियों को दिखाएं और उनकी राय लें। ऑडियंस का फीडबैक लें और फिर तय करें, क्या आपको इसे सुधारना है या इसे छोड़कर कुछ नया बनाना है। अकेले गुफा में बैठकर मास्टरपीस बनाने का ख्याल एक मिथक है। आपको बाहर निकलना होगा। इसके साथ ही अपने क्राफ्ट की डिमांड्स को समझें। उदाहरण, चेस प्रोडी जॉश वेट्किन ने खेल की शुरुआत फंडामेंटल्स से की, परत दर परत सीखा। जब उन्हें टूर्नामेंट में शोर से कंसंट्रेशन में दिक्कत हुई तो उन्होंने घर पर तेज म्यूजिक चलाकर प्रैक्टिस करना शुरू किया ताकि वो अगन आइडियल एनवायरनमेंट में फोकस करना सीख सकें। बाद में उन्होंने यही इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच टाई ची सीखने में भी अपनाया और वर्ल्ड चैंपियन बने। आप क्या सीख सकते हैं? अपने क्राफ्ट के फंडामेंटल्स को मजबूत करें, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें, देखें कि आप कहाँ अटक रहे हैं। क्या आपको कोई नई स्किल सीखनी है? क्या आपको क्विटिंग से लड़ना सीखना है? क्या चुपचाप बैठकर घंटों काम करना सीखना है? इन छोटी जीतों को पहचानें और सेलिब्रेट करें, क्योंकि आपकी ऑडियंस इन्हें नहीं देख पाएगी। पार्ट 4, क्रिएटिव मेंटर्स ढूंढें, रास्ता दिखाने वाले। क्रिएटिव सफर अक्सर अकेला महसूस होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, परफेक्शनिज्म, सेल्फ डाउट, ये सब हमें घेर लेते हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं अनोखी हैं, लेकिन सच ये है कि हर क्रिएटिव इंसान इन मुश्किलों से गुजरता है और आपको अकेले नहीं लड़ना है। आपको एक मेंटोर की जरूरत है। पुराने जमाने में लोग गुरुओं से सीखते थे, अप्रेंटिसशिप करते थे। आज भी मेंटोर्स हमारी मदद कर सकते हैं। मेंटोर क्यों? वो आपको तेजी से सीखने में मदद करते हैं, आम गलतियों से बचाते हैं, आपको ऊंचे स्तर पर सोचने के लिए चैलेंज करते हैं और ऐसा क्रिटिकल फीडबैक देते हैं जो दोस्त या परिवार नहीं दे सकते। मेंटोर कैसे ढूंढें? गुड मेंटोर्स, ये आपके टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स, वर्कप्लेस के अनुभवी कॉलीग्स या दोस्त भी हो सकते हैं। इन्हें ढूंढना आसान है। ग्रेट मेंटोर्स, ये वो मास्टर्स हैं जिनका काम आपको रात भर जगाए रखता है। इन्हें ढूंढना मुश्किल है। अगर वो जीवित हैं तो सोचें कि आप उनके लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। उन्हें अपना समय दें, जैसे उनके लिए फ्री में कुछ लिखें, बदले में उनकी एक्सपर्टाइज पाएं। आप वर्कशॉप्स या रिट्रीट्स ज्वाइन कर सकते हैं। इमेजिनरी काउंसिल। लेखक नेपोलियन हिल ने इमेजिनरी काउंसिल रखने की सलाह दी। वो रात को सोने से पहले अपने मेंटर्स जैसे थॉमस एडिसन, चार्ल्स डार्विन, जिनसे वो कभी मिले भी नहीं थे, को अपने साथ बैठे हुए इमेजिन करते थे और उनसे सलाह लेते थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने हीरोज की किताबें पढ़ें, उनके इंटरव्यूज सुनें, समझें कि उन्हें किसने इन्फ्लुएंस किया। जब मुश्किल आए तो सोचें वो क्या करते। ब्रायन कॉलिंस, खुद लेखक जॉन चीवर से ऐसे ही बात करते हैं। मेंटर चुनते वक्त सावधान रहें। रिसर्च करें, क्या उनके तरीके आपके लिए सही हैं? क्या आपके वैल्यूज मिलते हैं? उनकी आलोचना भी पढ़ें। किसी पर समय या पैसा लगाने से पहले ये जानना जरूरी है। मेंटर से सीखें। वो जो भी भेजें, पढ़ें, देखें, सुनें, उनके सिखाए हुए को अमल में लाएं। शुरुआत में उनकी सलाह अजीब लग सकती है, पर याद रखें, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आगे बढ़ें। कोई रिश्ता हमेशा नहीं रहता। एक समय आएगा जब आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। अपने मेंटर को चैलेंज करें। हो सकता है रिश्ता खत्म हो जाए, पर आपका क्रिएटिव काम पहले आना चाहिए। फिर एक नया बेहतर मेंटर ढूंढें। पार्ट 5, अपने मन और शरीर को मजबूत करें, स्थिरता और सहन शक्ति। ब्रायन कॉलिंस अपनी नौकरी खोने के बाद के गुस्से और निराशा की कहानी बताते हैं। उन्होंने महसूस किया कि रचनात्मकता के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं, शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है। अक्सर एक मिथ होता है कि महान कलाकार दुखी, नशेड़ी होते हैं, जैसे हेमिंगवे, जॉन बेरीमैन। लेकिन किताब बताती है कि इनमें से कई ने बाद में नशे से छुटकारा पाने की कोशिश की। हेमिंगवे कभी नशे में नहीं लिखते थे। रेमंड कार्वर ने शराब छोड़ी और उसके बाद 10 अच्छे क्रिएटिव साल जिए। क्यों जरूरी है माइंड बॉडी कनेक्शन? शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर आप बेहतर कंसंट्रेट कर पाते हैं। एक्सरसाइज और मेडिटेशन, जैसे लेखक हारुकी मुराकामी करते हैं, आपको फोकस बढ़ाते हैं, मेमोरी सुधारते हैं, मूड स्विंग्स कम करते हैं। ये आपको मुश्किल कामों को
छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ने में मदद करते हैं। स्क्रीन टाइम से ब्रेक मिलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डिप्रेशन और स्ट्रेस से लड़ने में मदद मिलती है। दौड़ने से मिलने वाला रनर्स हाई, एंडोर्फिन्स, आपके काम में भी पॉजिटिव एनर्जी लाता है। लेटिंग गो। ब्रायन बताते हैं कि कैसे नौकरी खोने के बाद मेडिटेशन ने उन्हें गुस्सा और निराशा छोड़ने में मदद की। उन्होंने अपने पुराने बॉस को माफ किया और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। याद रखें, आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपके क्रिएटिव काम को सपोर्ट करना चाहिए, न कि उसका उल्टा। पार्ट 6, साइड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, प्रयोग और बचाव। क्या आप कभी अपने मेन काम से थक जाते हैं, बर्नआउट महसूस करते हैं? यहीं पर साइड प्रोजेक्ट्स काम आते हैं। मनोवैज्ञानिक एब्राहम मास्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की, यानी अपनी पूरी पोटेंशियल को पाना। साइड प्रोजेक्ट्स इसमें मदद करते हैं। साइड प्रोजेक्ट क्या है? ये वो काम है जो आप मजे के लिए करते हैं, बिना किसी दबाव के, जब आपका मेन काम खत्म हो जाए। उदाहरण, मैथ्यू वाइनर ने सालों तक मैड मेन का स्क्रिप्ट एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर लिखा, जबकि वो दूसरी टीवी शोज के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी कमाई से ट्रांसक्राइबर और रिसर्चर रखे। आखिरकार मैड मेन उनका मेन प्रोजेक्ट बन गया और एक हिट टीवी शो बना। साइड प्रोजेक्ट्स के फायदे: प्रोक्रेस्टिनेट करने का प्रोडक्टिव तरीका, बर्नआउट से बचाते हैं, नई क्रिएटिव आदतें बनाने का लो रिस्क तरीका, बिना उम्मीद के एक्सपेरिमेंट करने का मौका, एम्बिग्विटी सहना सिखाते हैं, मेन गिग से ब्रेक देते हैं, आपकी स्किल्स को अलग तरीके से इस्तेमाल करने का मौका, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को जोड़ने में मदद, जैसे चार्ल्स बुकॉव्स्की ने अपने पोस्टल सर्विस के अनुभवों को नॉवेल में बदला। कैसे करें? आज ही शुरू करें। फेल होने की परमिशन दें, इसे छोटे हिस्सों में तोड़ें। अपने आइडियाज ऑर्गेनाइज करें, जैसे कंप्यूटर में एक डेडिकेटेड फाइल। अभी अपनी दिन की नौकरी न छोड़ें जब तक जरूरी ना हो। अपने मेन गिग पर भी मेहनत करें और वहां सीखी स्किल्स को साइड प्रोजेक्ट में लगाएं। आज जो साइड प्रोजेक्ट है, कल वो आपकी पहचान बन सकता है। पार्ट 7, अपने डर के खिलाफ जंग छेड़ें, निर्णायक लड़ाई। क्रिएटिविटी के रास्ते में डर सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्रायन कॉलिंस उन आम डरों की बात करते हैं जिनका हम सब सामना करते हैं। शुरू करने का डर, फियर ऑफ स्टार्टिंग। लगता है कि हम तैयार नहीं हैं। कैसे जीतें? गैर जरूरी चीजें हटाएं, रोज काम करने की आदत बनाएं, छोटे मेंटल ट्रिगर्स बनाएं, जैसे कॉफी बनाना, टाइमर लगाना। 10 मिनट से शुरू करें, फिर 15, फिर 20। पर्याप्त अच्छा न होने का डर, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। लगता है कि हम में टैलेंट नहीं है या दूसरे हमसे बेहतर हैं। कैसे जीतें? नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानें। जैसे वैन गॉग ने कहा, अगर आवाज कहे तुम पेंट नहीं कर सकते तो पेंट करो, आवाज चुप हो जाएगी। इसे बस एक बादल की तरह देखें। स्वीकार करें कि हर कलाकार कहीं ना कहीं से शुरू करता है। अब आपका समय है। लोग क्या कहेंगे का डर, फियर ऑफ जजमेंट। डर लगता है कि दोस्त, परिवार या अनजान लोग हमारे काम को जज करेंगे। कैसे जीतें? समझें कि फीडबैक क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है। पिक्सार के एंड्रू स्टैंटन कहते हैं, फेल अर्ली एंड फेल फास्ट। अपने काम को दुनिया के सामने लाएं। क्रिटिसिज्म को पर्सनल ना लें। यह आपके काम के बारे में है, आपके बारे में नहीं। खत्म करने का डर, फियर ऑफ फिनिशिंग। काम पूरा होने पर खालीपन महसूस होने का डर या परफेक्शनिज्म के कारण कभी खत्म न कर पाना। कैसे जीतें? परफेक्शनिज्म छोड़ें। काम को छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके खत्म करें। काम खत्म होने के बाद खुद को उससे अलग करें। फेलियर और रिजेक्शन का डर, डर कि हमारा काम रिजेक्ट हो जाएगा। कैसे जीतें? समझें कि रिजेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति रिजेक्ट होता है। रोज काम करते रहें। हर रिजेक्शन के बाद भी अगला पिच, अगला कंटेस्ट, अगला रिक्वेस्ट भेजें। आज ही बनाएं, अभी बनाएं। सफलता का डर, फियर ऑफ सक्सेस। डर की सफलता मिलने पर क्या होगा? क्या हम उसे संभाल पाएंगे? कैसे जीतें? ऐसा व्यवहार करें जैसे आप पहले ही जीत चुके हैं। आप महान आइडियाज से भरे हैं। डर और डिस्कम्फर्ट से आगे बढ़ें। आपका सबसे बड़ा क्रिएटिव डर कौन सा है और आप उससे कैसे लड़ते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। हर सुबह डर आपके कंधे पर बैठा हो सकता है, फुसफुसाता है, तुम काफी अच्छे नहीं हो।
लेकिन आपको एक शब्द, एक वाक्य, एक विचार आगे बढ़ाना है। ये एक जंग है जिसे आपको जीतना है। पार्ट 8, स्थायी बदलाव बस आने ही वाला है। निष्कर्ष। ब्रायन कॉलिंस किताब के अंत में बताते हैं कि शीशे वाले उस दिन को 5 साल बीत चुके हैं। वो अभी भी गिरते हैं, गलतियां करते हैं, हार मानने का मन करता है, लेकिन अब उनके पास आदतें हैं जिन पर वो भरोसा कर सकते हैं। क्रिएटिविटी कोई जादुई चीज नहीं है जो रातों रात मिल जाती है। ये एक सफर है जिसे हर कदम पर सींचा और मजबूत किया जाता है। आदतों से, उद्देश्य से, फीडबैक से, मेंटोर से, सेहत से, साइड प्रोजेक्ट से और डर का सामना करके। ये किताब हमें रास्ता दिखाती है, उन मास्टर्स का रास्ता जिन्होंने ये सफर तय किया है। हमें बस हिम्मत करके उस रास्ते पर चलना है। आप बदल सकते हैं, आप अपनी पट्टियां बदल सकते हैं, आप ज्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं। शक्ति आपके अंदर ही है। तो इंतजार किस बात का है? आज ही वो पहला कदम उठाएं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी ब्रायन कॉलिंस की किताब द पावर ऑफ क्रिएटिविटी की समरी। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपनी क्रिएटिव जर्नी शुरू करने के लिए इंस्पायर्ड महसूस कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई फ्यूचर वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देखिए।